हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी तुम्हारे लिए है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी तुम्हारे लिए। हमारे जीवन में गति हो या ना हो, कोई परिवर्तन हो या ना हो, हम चलें या ना चलें, समय का पहिया सदा अपनी गति से चलता रहता है। समय चक्र के साथ ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। अनीता के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यद्यपि उसके जीवन में सब कुछ ठहरा सा गया है, किंतु समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। ऋतुएं भी परिवर्तित हो रही हैं। वर्ष दर वर्ष वह उम्र की सीढ़ियां भी चढ़ती जा रही है। विवाह उपरांत घर गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को निभाने में वह इतनी व्यस्त हुई कि कुछ देर के लिए भी ठहर कर पीछे देखने का समय ही नहीं मिला। और आज उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 19 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाने के पश्चात वह सीधे उम्र के इस 50वें पड़ाव पर पहुंच गई हो। विवाह के समय उसकी उम्र 19 वर्ष की भी पूरी नहीं थी, 18 वर्ष 3 माह। विवाह के लगभग 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के अंदर ही तीनों बच्चे उसकी गोद में आ गए थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ परिवर्तित हो गया है, किंतु कुछ अपरिवर्तित सा भी है। जैसे कि वह आज भी प्रातः 4 बजे उठती है। पहले वह इतनी देर तक पूजा पाठ नहीं करती थी, किंतु अब पूजा पर बैठ जाने के पश्चात संतुष्टि न मिलने तक बैठी रहती है। आज भी वह प्रातः 4 बजे उठ गई है। आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर पहले कुछ देर तक पूजा करेगी, तत्पश्चात रसोई के कुछ आवश्यक कार्यों को कर अपने तथा अपने पति समीर के लिए चाय बनाकर समीर को आवाज़ लगाकर उठाएगी। अनीता एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका है। उसके विद्यालय का समय 8 बजे का है, अतः घर के अन्य सदस्यों की अपेक्षा उसे शीघ्र उठना पड़ता है। अब तो प्रातः उठ जाना उसकी आदत में इस प्रकार सम्मिलित हो गया है कि अवकाश के दिनों में भी उसकी आंखें प्रातः अपने आप खुल जाती हैं। समीर प्रतिदिन उसे छोड़ने ऑटो स्टैंड तक जाता है। ऑटो स्टैंड उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। घर से ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए उसके पास समीर के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वहाँ से ऑटो लेकर वह विद्यालय चली जाती है। समीर चाय पीकर कुर्ता पैजामा पहनकर बाइक गेट से बाहर निकालने लगा। बाहर निकलने से पूर्व वह अपनी सास के कक्ष में जाकर अपने जाने की सूचना देती है। साथ ही उन्हें यह भी बताती है कि खाना बनाने वाली के आने पर उसे क्या क्या बनवाना है। उसका सबसे छोटा बेटा अमन सो रहा है। उसके 2 बेटे तथा 1 बेटी है। बड़ा बेटा बेंगलोर में मोबाइल कंपनी में इंजीनियर है। उसका विवाह हो चुका है तथा वह 2 वर्ष की एक बेटी का पिता है। उससे छोटी अमीषा है। उसने MBBS किया है और PG की तैयारी कर रही है। अमन सबसे छोटा है। इस समय उसकी आयु 25 वर्ष है। अमीषा अपने साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले एक विजातीय लड़के के साथ प्रेम विवाह करना चाहती है। लड़का अच्छा है, उसे भी पसंद है, किंतु समीर को उस लड़के से अमीषा के मेल जोल बढ़ाने पर आपत्ति है। वह लड़का चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। वह भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से PG कर रहा है। समृद्ध घर का है तथा गांव से संबंध रखता है। जमीन, धन संपदा, खेती सब कुछ है उसके परिवार में।
अनीता इस तथ्य से वाकिफ़ है कि ऐसा योग्य लड़का अमीषा के लिए वह ढूंढना चाहेगी, तब भी नहीं ढूंढ पाएगी। फिर भी समीर को वह ठीक नहीं लगता। उसे स्मरण है जब अमीषा का MBBS का अंतिम वर्ष पूरा होने वाला था। अंतिम वर्ष उसका कॉलेज के हॉस्टल में रुकना आवश्यक था, क्योंकि इस वर्ष उसकी ड्यूटी डॉक्टर के साथ वार्ड में लगती थी, जो आवश्यकता अनुसार कभी दिन तो कभी रात की पारी में होती थी। तब वह रविवार को ही घर आ पाती थी। आज इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? एक रविवार अवकाश में शाम के 9 बजे अमीषा के घर में प्रवेश करते ही समीर ने पूछा था, पापा, इस रविवार हमारी इमरजेंसी ड्यूटी थी। आज का अवकाश मिलने वाला ही नहीं था। अंतिम समय लगभग 8 बजे अवकाश की सूचना हमें मिली। अमीषा ने घबराते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज से घर की दूरी आधे घंटे की है। तुम्हें 1.5 घंटे लग गए घर आने में। समीर ने उसके आने वाले समय को और बढ़ाते हुए पूछा। अमीषा ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चली गई और अमन से बातें करने लगी। जब से समीर को यह ज्ञात हुआ है कि अमीषा अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को पसंद करती है तथा उसके साथ ही विवाह करना चाहती है, तब से उसके किंचित मात्र भी विलंब होने से उस पर संदेह करने लगते हैं। उन्हें यह डर लगा रहता है कि अमीषा कहीं उस लड़के के साथ घूम तो नहीं रही। एक पिता के दृष्टिकोण से उनकी चिंता अपने स्थान पर सही है, किंतु वह चाहती है कि इन सब दायित्वों के निर्वहन में बच्चों की भावनाएं आहत न हों। माता पिता के प्रति बच्चों के मन में सम्मान की भावना में कमी न होने पाए, इसलिए वह उसे ऐसा करने से रोकती है। वह समीर की सोच में भी परिवर्तन करना चाहती है। उसे यह विश्वास दिलाना चाहती है कि अमीषा ऐसी लड़की नहीं है। यदि ऐसी होती तो वह मेडिकल की कठिन पढ़ाई कैसे करती, उसका मन अध्ययन में कैसे लगता। उसने कठिन परिश्रम से कॉलेज की पढ़ाई उत्तीर्ण की है। समीर के उल्टे सीधे प्रश्नों से बहुधा घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। समझदार उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की से समीर का इस प्रकार के प्रश्न पूछना उससे अच्छा नहीं लगता, किंतु उसके समझाने पर भी समीर नहीं समझते। अमीषा भली लड़की है, यह तो अच्छा है कि अपने पापा की बातों का बुरा नहीं मानती, हंसती रहती है, अपने काम में व्यस्त रहती है। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा है। समय के साथ अमीषा ने भी PG पूरी कर लिया। अमीषा ने जिस लड़के को पसंद किया था उसने गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए PG पूरा किया था। वह लड़का अब समीर को भी अच्छा लगने लगा है, बल्कि समीर भी कभी कभी यही बात कहने लगे हैं कि ऐसा लड़का हम ढूंढते तो भी नहीं मिलता। उसका सबसे छोटा बेटा अमन है। सब कुछ ठीक होते हुए भी अमन का स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का कारण बना रहता है। बचपन में अमन भी उसके दोनों बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक था। इंटरमीडिएट तक पढ़ने में भी अच्छा था। उसे स्मरण है वो समय जब प्रथम प्रयास में ही उसके बड़े बेटे का चयन IIT में हो गया था। उसे एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिला और वह बाहर पढ़ने चला गया। दूसरे वर्ष अमीषा ने भी CPMT की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसकी भी मेडिकल की क्लासेस शुरू हो गई थी। घर में और सभी नाते रिश्तेदार में इस प्रकार की चर्चा और प्रसन्नता थी कि मेरे 2 बच्चों का चयन इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, वह भी प्रथम प्रयास में। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेरे दोनों बच्चों ने हमारा सम्मान बढ़ाया था, अतः घर में उत्साह का माहौल था। रहा सबसे छोटा अमन, वह भी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता था, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। वह भी परिश्रम व लगन से पढ़ाई करने लगा था। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके दोनों बड़े भाई बहन का दृष्टांत समक्ष था। वह भी उन जैसा ही सफल हो
कर उनकी प्रशंसा का पात्र बनना चाहता था। समय आया और उसने मेडिकल की परीक्षा दी। अति उत्साह में यही, पर उससे और हमसे भी चूक हो गई। हम समझने और अमन को यह समझाने में असफल हो गए कि किसी भी कार्य को करने में सफलता और असफलता दोनों की संभावनाएं रहती हैं, तथा यह भी कि असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। प्रथम प्रयास में वह असफल हो गया। हम भी सफलता के अभ्यस्त हो गए थे। उस समय हमने अमन की भावनाओं को संभालने का प्रयत्न नहीं किया। उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। बाद में जब उसका व्यवहार असामान्य होने लगा, तब हमने प्रयास अवश्य किया। कदाचित तब तक देर हो चुकी थी। शाम को जब पूरा घर एक साथ बैठकर टीवी देखता, हंसता, बातें करता, तब अमन वहाँ से चला जाता और बालकनी में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता। हम समझते कि मेडिकल में चयन न हो पाने के कारण वह कुछ व्याकुल है। धीरे धीरे पुनः प्रयास करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गलत थे। उसके भीतर एक प्रकार की निराशा के साथ भाई बहन की तुलना में स्वयं को कम समझना व असफलता का डर बैठ गया था। साथ ही यह भी कि हम सब उसे कम प्यार करते हैं और उसके बड़े भाई बहन को सफल होने के कारण अधिक प्यार करते हैं। किसी मेहमान के घर आने पर वह सामने नहीं जाता, चुपचाप अपना कमरा बंद कर अंदर बैठा रहता है। कभी कभी वह मुझसे बताता कि रात भर उसे नींद नहीं आती। अपने पापा से वह कम बात करता। नींद न आने से उसकी मानसिक उलझनें बढ़ने लगी। रात भर बैठा रहता। वह अवसादग्रस्त रहने लगा। चिकित्सक को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, किंतु कब? हम सब उसके ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो नींद की दवाओं से उसे नींद आती है। एक दिन हमने धूमधाम से अमीषा का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत वह भी एक निजी अस्पताल में डॉक्टर में पद पर कार्य करने लगी। बड़े बेटे के बेंगलौर और विवाह उपरांत अमीषा के अलग शिफ्ट हो जाने से घर में सूनापन व्याप्त होने लगा। मैं और समीर दिन भर अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते। इस बीच अमन घर पर अकेला रहता। इस अकेलेपन से बचने के लिए ही मैंने व समीर ने उसे आगे कोई अन्य व्यावसायिक कोर्स कर लेने के लिए कहा। उसने होटल मैनेजमेंट करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। जैसे जैसे उसका कोर्स पूरा होता जाता था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। किसी प्रकार उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। तत्पश्चात वो पूरे समय घर में रहने लगा। बाहर की दुनिया, मित्रों, रिश्तेदारों से अलग वह अपनी दुनिया में कैद रहने लगा। रात में उसे नींद नहीं आती तो अक्सर बालकनी में खड़ा हो जाता। दोपहर में भी उसे नींद नहीं आती। खाने में भी अरुचि हो गई थी। जब मन होता थोड़ा बहुत खा लेता। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। इधर कुछ परिवर्तन उसमें आए। वह अपना कक्ष व बिस्तर छोड़कर मेरे व समीर के साथ सोने लगा। कदाचित कोई भय समाहित हो गया था उसके हृदय में। अंततः हमें उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ा। आज 4 वर्ष हो गए। अभी तक अमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। उसके स्वास्थ्य की चिंता में सभी परेशान होते हैं। होटल प्रबंधन का कोर्स पूरा कर लेने के पश्चात भी वह नौकरी की मना स्थिति में नहीं है। आज मेरा अवकाश है। घर के प्रतिदिन के सभी कार्य समाप्त हो गए हैं। इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं। अमन सो रहा है। चिकित्सीय परामर्श के अनुसार उसे जो दवा दी जाती है, उसके प्रभाव से वह देर तक सोता है। दोपहर 1 बजे से पूर्व वह कभी नहीं उठ पाता। कभी कभी और देर तक सोना चाहता है। मेरा मन उद्विग्न हो रहा है। घर के अंदर मन नहीं लग रहा है। मैं बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाती हूँ। बालकनी में बैठकर भी मन में विचारों का उथल पुथल जारी है। क्या जीवन इतना दुरूह होता है? उसे लेना क्यों किसी चुनौती की भांति प्रतीत होने लगता है।
जीवन बचपन सा सरल क्यों नहीं होता। मेरी स्मृतियों में बचपन के दिन किसी चलचित्र की भांति सजीव होने लगे। उसका जन्म गांव में हुआ था, थोड़ा विकसित व कुछ बड़ा गांव। बड़े से घर में बाहरी हिस्से में बड़ा सा दालान था, जिसमें लगे फलों के वृक्ष प्रकृति व स्वास्थ्य वातावरण का सृजन करते थे। आम, अमरूद, करौंदे, नींबू आदि के वृक्ष ऋतुओं के अनुसार फलों से भर जाते। हमारा संयुक्त परिवार एक साथ रहता और सबके लिए था एक रसोई घर। गांव के सरकारी इंटर कॉलेज से मैंने 10वीं तक की परीक्षा पूर्ण की थी। गांव का खुला वातावरण, जहां पेड़ पौधे जंगल अधिक थे, कंक्रीट के जंगल अर्थात मकानों की संख्या कम थी। हम सब भाई बहन व गांव के बच्चे पढ़ाई करने के पश्चात मिले खाली समय में सब मिलजुल कर खूब खेलते थे। अकेलेपन व निराशा से उत्पन्न अवसाद जैसी बीमारियों का नाम गांव में कोई नहीं जानता था। मुझे मेरे बचपन का पसंदीदा एक खेल अब भी स्मरण है। वो है गांव में किसी भी निर्माणाधीन मकान की छत से नीचे पड़े बालू के ढेर पर छलांग लगाने की प्रतियोगिता, जिसमें मैं बहुधा विजयी होती, अथवा वृक्षों की शाखाओं को पकड़कर झूला झूलना, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त कर खूब प्रसन्न होना, जैसे कितने सारे खेल खेलते थे हम सब बच्चे। किसी भी खेल में वह प्रथम आने का प्रयत्न करती, बहुधा प्रथम आती भी। वह लड़कियों वाले खेल कम खेलती, सदैव लड़कों से टक्कर लेती। हॉकी हो या गिल्ली डंडा, लड़कों की टीम में वह बहुधा अकेली लड़की होती। देखते देखते उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। घर में उसके विवाह की बातें होने लगी थी। उस उम्र में वह विवाह शब्द से परिचित अवश्य थी, किंतु अर्थ से नहीं। अपने विवाह की चर्चा सुनकर मुझमें कोई विशेष उत्सुकता जागृत नहीं होती, जैसे कि उस उम्र की अन्य लड़कियों में होती होगी। उस समय मेरा सपना था कि पढ़ लिख कर अलग व सबसे अच्छा कुछ बनना, खेतों में बागों में भाई बहनों के साथ खेलना, कच्चे आम कच्चे पके अमरूद तोड़ना व बड़े चाव से खाना, मानो यही जीवन है। माँ की कई डांट खाने के उपरांत घर के कुछ कार्यों में उसका हाथ बटाना तथा पुनः उनकी दृष्टि बचाकर खेलने भाग जाना, तब यही जीवन था। जीवन का यही अर्थ समझ में आता था। एक दिन मुझे पता चला मेरा विवाह तय हो गया है। मैं 10वीं कक्षा में थी। लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है। वो जौनपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। विवाह के उपरांत मैं ससुराल आ गई। इतने वर्षों के पश्चात भी ससुराल की स्मृतियाँ अभी तक मेरे मन मस्तिष्क में ताज़ा हैं। दिन भर घूंघट में रहना, घूंघट में रहते हुए ही घर के आवश्यक कार्य करना, शौच के लिए खेतों में जाना, वह भी प्रातः भोर होने से पहले और शाम के धुंधलके में अंधेरा होने से पूर्व। कितनी दुर्दशा होती थी मेरी ससुराल के गांव में। कहाँ बचपन का वो उन्मुक्त जीवन और कहाँ ये जीवन जिसमें बचपन कहीं विलय गया था। कदापि मेरे भीतर कुछ साहस शेष रह गया था, अतः आगे पढ़ने के लिए मैंने विद्रोह के सुर को मुखर किया। ससुराल से माँ के घर आकर किसी प्रकार 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तत्पश्चात आगे स्नातक की परीक्षा के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। माँ के घर में शिक्षा का वातावरण था ही। ससुराल पक्ष के लोग भी शिक्षित थे, किंतु बहू की शिक्षा के प्रति उदासीन व कुछ विरोधी भी। अतः मैंने दृढ़ता से अपनी बात रखी। किसी प्रकार स्नातक में माँ के घर से प्रवेश दिलाया गया। मैं पढ़ने के लिए अधिकतर माँ के घर रहने लगी थी। उन दिनों और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। आज अमीषा अपनी पसंद के लड़के से ब्याह की बात बेबाक होकर कर सकती है। उन दिनों मैं समीर से ब्याह के पश्चात भी खुलकर बात नहीं कर सकती थी। ससुराल तो ससुराल, माँ के घर भी नहीं।
उस समय न जाने शर्म या कह सकते हैं बड़ों के सम्मान का एक आवरण सा बना रहता था, जिसे पार करने की इच्छा नहीं होती थी। मुझे स्मरण है, एक बार माँ के घर समीर मुझे मिलने आए। माँ ने उनकी खूब आवभगत की। समीर की इच्छा थी कि कोई फिल्म देखी जाए। इच्छा मेरी भी थी, क्योंकि विवाह से पूर्व मूवी देखने की इच्छा प्रकट करने पर माँ कहती थी कि शादी के बाद अपने पति के साथ सिनेमा देखने जाना, अर्थात मेरी सभी इच्छाएं विवाह के उपरांत ही पूरी होने वाली थी। विवाह ऐसा हुआ और ससुराल ऐसी मिली कि वहाँ से असंभव था। अतः माँ ने समीर के साथ मूवी देखने जाने की आज्ञा दे दी। मैं मन ही मन प्रसन्न थी। सुबह से ही जाने की तैयारियों में व्यस्त थी। घर के आवश्यक कार्यों में मैंने माँ का हाथ बटाया। मन में प्रसन्नता की लहरें प्रवाहित हो रही थी। आज ये पहनूंगी, इस प्रकार तैयार होंगी, आदि आदि। आकर्षक लगने की पूर्ण तैयारी थी, जैसे कि प्रत्येक युवती के मन में नई नई शादी के पश्चात ऐसी इच्छाएं होती हैं। मैं और समीर दोनों तैयार हो गए। हाल घर से अधिक दूरी पर नहीं था। वहाँ तक जाने के लिए पापा ने अपनी साइकिल दी, जिसके पीछे के कैरियर पर मुझे बैठना था। मैं बैठ गई। समीर ने साइकिल आगे बढ़ाई। मैंने मन ही मन सोचा, घर से कुछ दूर जाकर स्थान बदलकर मैं साइकिल के आगे लोहे की राड पर बैठ जाऊंगी। अभी ये विचार मन में उठ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई राहुल अपनी साइकिल से हमारे साथ ही चल रहा है। माँ ने हम लोगों के साथ उसे भी लगा दिया था। छोटे कस्बों में विवाहिता लड़की भी अपने पति के साथ अकेले नहीं जा सकती। जब राहुल साथ ही साथ चल रहा था तो साइकिल पर आगे आकर बैठने का प्रश्न ही नहीं था। संस्कारों व अदब भरा जीवन हुआ करता था उस समय। हम सब शिष्टाचारों से बंधे थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो सारी बंदिशें बिल्कुल सही थीं। कम से कम समाज में नैतिकता व रिश्तों की मान मर्यादा, बड़े छोटे का अदब सम्मान था। पुराने दिन अब मात्र स्मृतियों में शेष रह गए हैं, किंतु स्मृतियों में कब तक रहा जा सकता है। इनसे निकलकर वर्तमान में यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है। मेरा वर्तमान यही है कि मुझे अब अमन की चिंता होने लगी है। मैं सोचती हूँ कि अभी तो समीर के माता पिता हमारे साथ रहते हैं। मेरे और समीर के काम पर चले जाने के पश्चात समीर की देखभाल, अमन की देखभाल करते हैं, किंतु कब तक? उम्र के अंतिम पड़ाव पर उनकी सक्रियता क्षीण होती जा रही है। अभी तो उनका बहुत बड़ा संबल यही है कि घर में अमन को अकेले नहीं रहना पड़ता। ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। चारों तरफ का परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व हो जाएंगे। अमन का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। नाते रिश्तेदारों और समीर के अम्मा बाबूजी का विचार है कि यदि अमन का विवाह कर दिया जाए तो कदाचित उसकी दशा और स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। समीर भी यही चाहते हैं, किंतु कैसे? कौन देगा अपनी पुत्री? हम किसी निर्धन घर की लड़की का चुनाव करेंगे। यह प्रश्न सामने आते ही मेरी सास सुभद्रा देवी ने अपने विचार रखे। हाँ, ऐसी ही लड़की सही रहेगी। मेरे पति ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा। कम पढ़ी लिखी लड़की क्यों? अमन तो शिक्षित है, उसका उपचार चल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बात रखी। मेरी बात सुनकर सब चुप हो गए। घर में सन्नाटा पसर गया। कदाचित उन्हें मेरी बात ठीक नहीं लगी। अमन अभी नौकरी करने की स्थिति में नहीं है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैंने अपनी बात पूरी की। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं है कि हम अमन व उसकी पत्नी का उत्तरदायित्व न उठा सकें, उन पर 4 पैसे खर्च न कर सकें। मैंने अपना प्लॉट जो मैरिज लॉन बनवाने के लिए छोड़ा है उसे अमन के नाम कर दूंगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद में हमारी ओर देखते हुए मेरे ससुर अमरनाथ ने कहा।
उससे प्राप्त आमदनी प्राप्त होती रहेगी अमन व उसके परिवार के लिए। उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। घर में सबको उनकी बात उचित लगी। मैं वहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। कुछ ना बोलना सहमति मानी जाती है। अमन के लिए वधू की तलाश प्रारंभ हो गई। अमन को देखकर मैं यही सोचती कि न जाने किस भावनात्मक आघात के कारण अमन की मनःस्थिति इस प्रकार की हो गई है। न जाने किस कारणवश मानसिक रूप से दुर्बल हो गया है। अपने बड़े भाई बहन की सफलता देखकर उन जैसा सफल न हो पाने की पीड़ा व हीन भावना तो इसका कारण नहीं है। अब वह मुझसे अपने मन की बातें नहीं बताता, किंतु पहले जब वह अपने मन की बातें बताता था तब वह अक्सर मुझसे कहा करता था कि आपने मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया, मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवा दिया, मैं ये नौकरी कभी नहीं करूँगा, मुझ पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। मैंने उसे समझाते हुए कहती थी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हम सबने प्रयत्न किया कि तुम्हारा भी चयन मेडिकल में हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। मैं उससे कैसे कहती कि तुम्हारे कम नंबर थे, इसलिए चयन नहीं हो पाया। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उससे ऐसी बातें की जाए और उसकी समस्याओं को बढ़ाया जाए। अमन के लिए लड़की देखी जाने लगी। सजातीय व निर्धन परिवार की लड़की प्राथमिकता पर थी। एक परिचित के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी गई। निर्धन परिवार की लड़की, उसकी अविवाहिता 3 बहनें भी थीं। परिवार इतना निर्धन कि साधारण विवाह खर्च भी वहन न कर सके। हम सब लड़की देखने गए। सभी को पसंद थी वह लड़की। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पूछा। जी 10वीं तक, उसने सकुचाते हुए कहा। आगे क्यों नहीं की पढ़ाई? तब हम गांव में रहते थे। गांव से स्कूल दूर था। बाबू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी दूर हमें भेज सकें। मेरे प्रश्न पे उसने तत्काल उत्तर दिया। मैं समझ गई कि यह लड़की बुद्धिमान है, उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। यहाँ शहर में माँ बाबू दोनों को काम मिल गया है, इसलिए मेरे छोटे भाई बहन पढ़ने जा रहे हैं। उसने कहा, अभी तुम्हारी उम्र अधिक नहीं है, तुम्हें आगे पढ़ने का अवसर मिले तो क्या तुम पढ़ना चाहोगी? मैंने पूछा। मैं 10वीं पास हूँ। इसके आगे यदि कोई व्यावसायिक कोर्स करने का अवसर मिलेगा तो अवश्य करूँगा, जैसे टेलरिंग, कुकिंग, टाइपिंग आदि। यही ठीक रहेगा मेरे लिए, इनमें ही मेरी रुचि है, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि अमन के लिए इतनी समझदार लड़की पुनः नहीं मिलेगी। यही अमन के लिए सही जीवन साथी होगी। उसके सुख दुख में उसका संबल होगी। उसकी बातों से मेरी सास, मेरे पति भी संतुष्ट दिखे। वह लड़की जिसका नाम सुरभि था, उसके माता पिता ने अपनी पसंद नापसंद की सूचना फ़ोन द्वारा देने की बात कहकर हम घर पर आ गए, जबकि वास्तविकता यह थी कि सुरभि मुझे बहुत अच्छी लगी। अमन अब तक सो रहा था। वह देर रात तक जगता है। उसकी अनभिज्ञता में उसे नींद की दवा दी जाती है, तब जाकर उसे कहीं नींद आती है। घर में सबकी बातचीत के स्वर सुनकर वह कुछ ही देर में उठ गया। हमने पहले ही से उसे बता दिया था कि उसके विवाह की बात चल रही है। 1-2 अन्य लड़कियों की तस्वीरें भी हमारे पास थी। आज हमने सुरभि की तस्वीर दिखाते हुए उसे बताया, इस लड़की से उसका विवाह तय करने की हम सबने सोची है। उसका चेहरा भाव शून्य था। अमन ने न जाने क्या समझा, या हमने उसे अपनी बात समझाने में कोई कमी कर दी थी। माँ, मैं सभी लड़कियों से विवाह करूँगा क्या? मैं इन सबसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? लड़कियों की सभी तस्वीरों की ओर संकेत करते हुए उसने कहा। उसका उत्तर सुनकर मैं सदमे में हूँ। मेरे मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह जारी है। सुरभि के घर वालों को मैं क्या उत्तर दूँ? उनकी निर्धनता का लाभ उठाते हुए अमन की अस्वस्थता बताकर भी यदि सुरभि ने अमन का विवाह करा देती हूँ तो सुरभि के हृदय पर क्या बीतेगी?
कैसे वह पूरा जीवन अमन के साथ व्यतीत करेगी। क्या यह सुरभि जैसी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे सुरभि में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। किसी के जीवन से नहीं खेल सकती मैं। सुरभि बुद्धिमान लड़की है। भविष्य में वह बहुत कुछ करना चाहती है। आगे बढ़ने व कुछ बनने का मादा है उसमें। अवसर उसे मिलना ही चाहिए। अमन के साथ विवाह हो जाने के पश्चात उसकी प्रखरता की धार अवश्य कुंद हो जाएगी। जटिलताओं में घिर जाएगी वह। अपने लाभ के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है। अमन के भाग्य में जो कुछ लिखा होगा वह उसे अवश्य होगा, किंतु सुरभि के जीवन को जटिलताओं में उलझाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने ये भी सोच लिया है कि सुरभि के घर वालों से मैं ये नहीं कहूँगी कि सुरभि मुझे पसंद नहीं, बल्कि ये कहूँगी कि मेरा बेटा सुरभि के योग्य नहीं। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में से सुरभि के पिता का नंबर निकाल रही हूँ। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.